हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है डीजे सर के इस चैनल पर। और मैं हूं शशि। आज हम लोग एक बार फिर से नागरिक शास्त्र वीडियो को जो पिछले छूटे हुए थे पार्ट वाइज अति लघु प्रश्नों को उसको हम लोग कंप्लीट करेंगे। तो टोटल इसके 10 पार्ट होने वाले हैं। आपको बता दूं प्रत्येक पार्ट में जो है 20 प्रश्न बनाया जाता है। ये जो आपके 2025 में होने वाले बोर्ड एग्ज़ाम है नागरिक शास्त्र के, उसके लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप इस वीडियो में अति लघु प्रश्नों को देखते हैं तो न सिर्फ आप अति लघु को कंप्लीट करेंगे बल्कि लघु को भी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर डिस्कस होता है और आप भी पढ़े ही होंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो नए लोग जो आए हैं, अगर वो लोग पिछले पार्ट को नहीं देखे हैं तो पिछले पार्ट को भी देख लीजिएगा। ज़्यादा बड़े नहीं है, एक बार अगर आप देख लेंगे तो सभी आपके कंप्लीट हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, इसीलिए देखने के लिए बोल रहा हूँ। पुराने वालों को पता ही होगा कि ये जो है आपके सभी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं, ये सभी क्वेश्चन आपके सभी चैप्टर से जो महत्वपूर्ण हैं वो उठाए गए हैं। तो इसमें आपके नागरिक शास्त्र के जो चैप्टर हैं, ऐसा कोई चैप्टर नहीं है जो इन प्रश्नों से छुटा हो। सभी वीडियो की मैं मिलाकर बात कर रहा हूँ। सभी वीडियो में जो सभी महत्वपूर्ण चैप्टर हैं, टोटल ए से लेकर जेड तक जितना भी चैप्टर है, उन सभी चैप्टरों के महत्वपूर्ण प्रश्नों को उठाकर यहाँ पर आपके सामने रखा गया है, तब आपको बताया जा रहा है। तो चलिए नागरिक शास्त्र की कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए जो महत्वपूर्ण अति लघु प्रश्न है उसको शुरू करते हैं। तो प्रश्न नंबर 171 है। ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम भी जल्दी नज़दीक आने वाले हैं। 171वां प्रश्न है हम लोग का, सुरक्षा का पारंपरिक अर्थ क्या है। तो सुरक्षा का पारंपरिक अर्थ क्या है? सैन्य और क्षेत्रीय सुरक्षा क्या है? ये जो है सुरक्षा का पारंपरिक अर्थ है। देखिए ये जो दो क्वेश्चन आपके हैं, सुरक्षा का पारंपरिक और गैर पारंपरिक, यानी कि प्रश्न नंबर 171, प्रश्न नंबर 172। तो ये जो है प्रश्न इम्पॉर्टेंट इसलिए हैं क्योंकि ये दोनों प्रश्न पूछे जाते हैं और दोनों कहीं न कहीं एक दूसरे से रिलेट करते हैं। और जो दोनों प्रश्न जब बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो ध्यान से इसे समझिएगा। सुरक्षा का देखिए पारंपरिक अर्थ है सैन्य सुरक्षा और क्षेत्रीय सुरक्षा, यानी कि सैन्य आधार पर, और क्षेत्रीय यानी कि अपनी सीमा हो गया, देश की हो गया, और आसपास भी कहीं अंदर बाहर भी वो सुरक्षा क्या होगा, ये जो है सुरक्षा का पारंपरिक अर्थ हो गया। और 172वां प्रश्न है, पूछा जा रहा है वहाँ पर गैर पारंपरिक सुरक्षा क्या है। तो जब गैर पारंपरिक सुरक्षा आ जाती है तो आर्थिक और मानव सुरक्षा क्या हो जाती है, गैर पारंपरिक सुरक्षा हो जाती है। मानव सुरक्षा में आप लोग जानते ही होंगे और आर्थिक सुरक्षा में भी। तो गैर पारंपरिक, आर्थिक और मानव सुरक्षा क्या है, गैर पारंपरिक सुरक्षा है। प्रश्न नंबर 173वां प्रश्न है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो पूछा जा रहा है आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य क्या है। भय और अस्थिरता फैलाना, ये क्या है, आतंकवाद का मुख्य उद्देश्य है। आतंकवाद को आप लोग जानते ही होंगे। तो आतंकवादियों के अनेक तमाम तरीके के उद्देश्य होते हैं, कई बार धार्मिक मंशाओं से उन लोग के, और भी बहुत तरह के, लेकिन मेन तौर पर देखा जाए तो उनका यही होता है भय और अस्थिरता फैलाना। भय, लोगों के अंदर डर डर की भावना पैदा करके, अस्थिरता मतलब लोगों के अंदर अस्थिरता वो लोग फैलाते हैं, इधर उधर लोगों को करना, एक समाज को तोड़ना, और भी तमाम तरीके के उनके उद्देश्य होते हैं। तो यहाँ पर मुख्य उद्देश्य पूछा गया है, तो मुख्य यही दोनों प्रमुख रूप से हो जाएंगे, भय और अस्थिरता। प्रश्न नंबर 174 है, मानव सुरक्षा का मुख्य तत्व क्या है। ये देखिए प्रश्न किससे है, इससे कहीं ना कहीं जुड़ रहा है, इससे संबंधित है, क्योंकि यहाँ देखिए गैर पारंपरिक सुरक्षा में क्या आया था, मानव सुरक्षा, और यहाँ पर मानव सुरक्षा का मुख्य तत्व पूछ दिया। तो इसीलिए मैंने ऊपर ही स्टार्टिंग में कहा था कि गैर पारंपरिक सुरक्षा और पारंपरिक सुरक्षा इम्पॉर्टेंट है, जो ऊपर ये जो आपके प्रश्न थे। तो देखिए गैर पारंपरिक, ये जो प्रश्न है ये किससे तब हो जाएगा, मानव सुरक्षा का मुख्य तत्व क्या है, ये किससे कहीं ना कहीं किस में आ जाएगा, गैर पारंपरिक में ही आ जाएगा। तो इसे और अच्छे से समझ लीजिए। आइए देखिए, स्वास्थ्य और शिक्षा, ऊपर मैंने बात किया था कि आप लोग मानव सुरक्षा का आंसर समझ ही रहेंगे कि मानव सुरक्षा में क्या होगा। तो देखिए स्वास्थ्य और शिक्षा, जब कोई मनुष्य स्वस्थ रहेगा तो वो काम करेगा और भी अपनी सारी अदर एक्टिविटीज़ अच्छे से कर पाएगा जब वो स्वस्थ रहेगा। और स्वस्थ होने के बावजूद भी
कि ये नहीं कि आप स्वस्थ हैं अच्छा खासा तो आपको कुछ ज्ञान ना हो, शिक्षा ना हो, शिक्षा भी ज़रूरी है। तो यही क्या है, मानव सुरक्षा का मुख्य तत्व है। ये किस में हो जाएगा, गैर पारंपरिक में हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए आइए प्रश्न नंबर 175 को देखते हैं। साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न हो जाता है आज के समय में, जिस हिसाब से एआई और टेक्नोलॉजी आई है और आपका साइबर हमले हो रहे हैं। डिजिटल जो है क्या है, डिजिटल आपका जो है कहा जाए तो मतलब डिजिटल रूप से एक अरेस्ट भी बहुत, डिजिटल अरेस्ट बहुत वायरल हुआ था। बहुत तरीके के लोगों को मतलब फंसाया जा रहा था। तो बहुत सारे मतलब साइबर जो हमारी साइबर सिक्योरिटी है पुलिस की, और भी तमाम तरीके की मतलब जो नेशनल सिक्योरिटी है, उन्होंने साइबर सुरक्षा के बारे में क्या है लोगों को अवगत कराया था। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है। प्रश्न नंबर 175 में है कि साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है। तो ये प्रश्न ध्यान रखिएगा, आज के समय टेक्नोलॉजी का दौर है तो पूछा जा सकता है। तो साइबर सुरक्षा क्यों महत्वपूर्ण है? डिजिटल अपराधों से बचाव के लिए, डिजिटल में जो अपराध हो रहे हैं उनसे बचाव के लिए क्या है, साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। चाहे वो साइबर हमले हो गए, चाहे वो साइबर धोखाधड़ी हो गया, चाहे वो अन्य चीज़ें हो गया, तो डिजिटल अपराधों से बचाव के लिए क्या है, साइबर सुरक्षा महत्वपूर्ण है। आई थिंक ये प्रश्न आएगा तो लोग इसका आंसर आसानी से लिख देंगे, क्योंकि आज के समय सभी के पास मोबाइल और टेक्नोलॉजी है, इसका ज्ञान तो लगभग सभी को अब हो ही गया होगा। चलिए प्रश्न नंबर 176 देखते हैं। सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? सुरक्षा परिषद में कितने स्थायी सदस्य हैं? पिछले वीडियो को अगर आप लोगों ने देखा होगा मेरे, तो उसमें बताया था मैंने अच्छे तरीके से सुरक्षा परिषद की स्थापना कब हुई, इसमें स्थायी सदस्य कौन है। तो 5 स्थायी सदस्य हैं सुरक्षा परिषद में। 5 स्थायी सदस्यों के नाम आप कमेंट करके बताइएगा। प्रश्न नंबर 177 है, आतंकवाद का सामना करने के लिए भारत ने कौन से कदम उठाए? आतंकवाद देखिए बहुत ही बड़ा मुद्दा है एक तरीके से, भारत के लिए तो है ही, वैश्विक स्तर पर भी ये देखने को मिलता है। जैसे देखेंगे इस मामले में अमेरिका ने भी जो है क्या है, इसके जो है आतंकवाद का जो है सामना करने के लिए या क्या है इसका खात्मा करने के लिए तमाम तरीके के कदम उठाए हैं। जैसे मुख्य तौर पर देखा जाए तो ओसामा बिन जो लादेन है उसको मारना, और भी अदर जो है क्या है ऑपरेशन जो है अमेरिका द्वारा किए गए आतंकवाद गतिविधियों को रोकने के लिए या कहें दबाने के लिए या ख़त्म करने के लिए। तो भारत ने क्या है आतंकवाद का उसी तरीके से भारत ने भी क्या किया है, सर्जिकल स्ट्राइक और क्या है आतंक विरोधी कानून, ये क्या है भारत ने क्या है आतंकवाद का सामना करने के लिए कदम उठाए। सर्जिकल स्ट्राइक में आपका बालाकोट एयर स्ट्राइक कुछ हो गया, बालाकोट एयर स्ट्राइक एक ऐसे करके था, और आतंक विरोधी कानून हो गया। आतंक विरोधी कानून भी भारत ने क्या है इसके प्रति मतलब अपने सख्त किए हैं कि कोई भी जो हो या कोई आतंकी हो या कोई ऐसे कानून हो जो मतलब आतंक को महत्व देते हो, आतंक को बढ़ावा देते हो, तो उसके खिलाफ मतलब कार्रवाई की जाएगी, या कोई आतंकवादी हो। तो सर्जिकल स्ट्राइक भी भारत का बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ये क्या है भारत ने कदम उठाए हैं आतंकवाद का सामना करने के लिए। अति लघु प्रश्नों का सिलसिला ऐसे ही जारी रहेगा, एक पार्ट और आपका रहेगा, 10 पार्ट टोटल इसके बन जाएंगे। प्रत्येक में क्या है 20 प्रश्न है, टोटल आपके 200 प्रश्न हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तभी इसे लाइक करके दूसरों के साथ शेयर करिएगा, और ध्यान रखिएगा सभी जो है महत्वपूर्ण जो प्रश्न इसमें उठाए गए हैं सभी चैप्टर से संबंधित। प्रश्न नंबर 178 है, परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, इससे 2 प्रश्न जो है बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बताता हूँ। देखिए परमाणु अप्रसार संधि का उद्देश्य क्या है, यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए बन जाता है। इसका उद्देश्य क्या है, प्रश्न में इसका आंसर छुपा है परमाणु अप्रसार। अगर यही प्रसार रहता तो मतलब सीधे आप लिख देते हैं कि परमाणु हथियारों के प्रसार को क्या है बढ़ावा, लेकिन यहाँ पर अप्रसार है। अप्रसार मतलब माने वही अप्रसार मतलब रोकना, उसका जो प्रसार हो रहा है या बढ़ावा या उसका निर्माण जो हो रहा है उसको रोकना। संधि मतलब मित्रता हो गया। तो यही कि मतलब परमाणु जो है परमाणु अप्रसार यानी परमाणु संधि के लिए हाथ मिलाकर जो उसका प्रसार है, जो इसको बनाया जा रहा है, मेकिंग मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है, उसको क्या है रोका जाए। ये क्या है इसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियार के प्रसार को रोकना, जो परमाणु हथियार तेज़ी से बन रहा है या उसका निर्माण हो रहा है उसको रोका जाए। देखिए ये संधि जो है कहीं ना कहीं द्वितीय विश्व युद्ध में हुए हमलों के बाद कहीं ना कहीं मुख्य रूप से मतलब लागू जो है हुई। तो इस संधि का देखिए मतलब मैं बता रहा था कि ये इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों है, इससे एक और संबंधित प्रश्न पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम में कि भारत ने जो है परमाणु अप्रसार संधि
पर हस्ताक्षर करने से क्यों मना कर दिया? यही प्रश्न मोस्ट इम्पॉर्टेंट बन जाता है, क्योंकि परमाणु अप्रसार संधि से 2 प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, 2 में से कोई एक पूछ देगा। तो लघु में भी कई बार ये प्रश्न पूछ देता है। तो परमाणु अप्रसार संधि पर भारत ने हस्ताक्षर करने से इसलिए मना कर दिया क्योंकि भारत क्या है, यह अपने हितों के लिए कहीं न कहीं मतलब खुद की सुरक्षा के लिए इसे क्या है मतलब सही नहीं मानता था, इसे गलत मानता था भारत। क्योंकि उस समय भारत के पास हो सकता है भारत ने परमाणु उस समय भारत के पास क्या है, हो सकता है भारत जो है परमाणु नीतियों पर काम कर रहा हो। तो इसीलिए क्या है, भारत ने परमाणु अप्रसार संधि पर क्यों जो है हस्ताक्षर नहीं किया कि अगर भैया हम हस्ताक्षर कर देंगे तो कल को क्या है हम परमाणु हथियार नहीं बना पाएंगे या परमाणु हथियार का निर्माण ही नहीं कर पाएंगे, और क्या है हम अन्य देशों की तुलना में पीछे रह जाएंगे। आज के समय देखते हैं किसी भी देश के पास अगर चाहे जो भी हो परमाणु हथियार है तो इस देश से लड़ने से पहले लोग 10 बार 100 बार सोचते हैं। जैसे देखिए रूस यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, तो यूक्रेन पर क्या है जो है रूस जो है तेज़ी से जो है क्या है मतलब हमला किया जा रहा है, लेकिन यूक्रेन जो है क्या है मतलब रुका हुआ है, वो भी हमले को मतलब जवाब दे रहा है पश्चिमी जो देश है उनके माध्यमों से। लेकिन शुरू से ही मतलब कई साल हो गए हैं युद्ध को, लेकिन देखा जाए तो रूस जो है क्या जब हमला कर रहा है, अगर कोई ऐसा परमाणु शक्ति संपन्न देश रहता तो रूस जो है क्या है डायरेक्ट मतलब उस तरह हमला नहीं करता है जिस तरह कर रहा है। और दूसरा एग्जांपल ले तो इजराइल का ले सकते हैं। इजराइल जो इधर गाजा, इजराइल ने भी कई सारे जो है क्या है बम गिराए, लेकिन गाजा के पास भी क्या है परमाणु हथियार नहीं थे। तो अगर होता है तो मतलब बहुत सारे देश क्या है मिलकर समझौता करा देते हैं, क्योंकि जानते हैं अगर परमाणु दोनों देश क्या है आपस में संघर्ष में छोड़ दिया तो मतलब बहुत ही बड़े स्तर पर क्या है विश्व को क्या है घाटा हो जाएगा, पूरी दुनिया कहीं ना कहीं इधर उधर हो जाएगी, बहुत सारे उसके दुष्परिणाम हैं। द्वितीय विश्व युद्ध में जब परमाणु बमों को गिराया गया था इसके क्या प्रभाव हुए थे ये सभी ने देखे थे। तो वही द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब परमाणु हथियारों को गिराया गया, जब उसके दुष्प्रभाव देखे गए, तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय भी जब शीत युद्ध का दौर जो है समय नहीं, जब उस द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ, शीत युद्ध का दौर जब चालू हो गया था, 2 महाशक्तियाँ यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ, यूएसएसआर यानी कि सोवियत संघ आपका हो गया, और यूएसए यानी कि अमेरिका, 2 महाशक्तियाँ जब तेज़ी से परमाणु हथियारों का निर्माण कर रही थी तो यही डर लगा कि कहीं हमला न कर दें, तो इसीलिए परमाणु अप्रसार संधि कहीं न कहीं उसी समय लाया गया। द्वितीय विश्व युद्ध से भी ये रिलेट करता है, तो उसी समय परमाणु अप्रसार संधि लाया गया था। तो इसका उद्देश्य यही है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना, क्योंकि ये 2 महाशक्तियाँ तेज़ी से परमाणु हथियार बना रही थीं, तो इसीलिए। चलिए आइए प्रश्न नंबर 179 को देखते हैं। पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य उदाहरण क्या है? पारंपरिक सुरक्षा का मुख्य उदाहरण क्या है? सैन्य गठबंधन। सैन्य यानी सेना हो गई, उसका क्या है गठबंधन हो गया। ये आपका वैश्विक स्तर पर भी हो सकता है और भी दूसरे स्तर पर। चलिए प्रश्न नंबर 180 को देखते हैं। जलवायु परिवर्तन भी सुरक्षा का मुद्दा क्यों है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये हो जाता है, जलवायु परिवर्तन है ही सुरक्षा का मुद्दा, क्योंकि यह संसाधनों पर तनाव बढ़ाता है। जो संसाधन है उन पर क्या है तनाव बढ़ाता है। संसाधन आपके प्राकृतिक भी हो जाएंगे, कृत्रिम भी हो जाएंगे। जलवायु परिवर्तन में देखिए, पिछले आप लोगों ने मेरे वीडियो देखे होंगे तो उसमें बताया था मैंने, जलवायु परिवर्तन एक प्रश्न आया था, उसमें जलवायु परिवर्तन से मालदीव जो है उसका भी प्रश्न उठा था कि मालदीव की प्रमुख समस्या क्या है। तो मालदीव की प्रमुख समस्या यही है जलवायु परिवर्तन, और भी एक समस्या थी, तो मुख्य तौर पर जलवायु परिवर्तन था। इसलिए क्योंकि मालदीव क्या है, एक द्वीपीय देश है। द्वीपीय देश आप लोग जानते ही होंगे, भूगोल वाले अगर हैं तो भूगोल वाले जानते होंगे द्वीपीय देश किसे कहते हैं, आप लोग भी पढ़े ही होंगे पहले ही। तो द्वीपीय देश ऐसे होते हैं जो चारों ओर से क्या है मतलब समुद्र से या जल से घिरे होते हैं, एक छोटा सा भूभाग होता है। मालदीव भी कहीं न कहीं ऐसा ही है। तो जलवायु परिवर्तन में होता है क्या है कि जो बड़े बड़े ग्लेशियर हैं बर्फ़ के, वो क्या है तेज़ी से क्या है आपके पिघल रहे हैं। जो बड़े बड़े ग्लेशियर आपके बड़े बड़े जो ग्लेशियर हो गए वो क्या है तेज़ी से पिघल रहे हैं। तो जब ये पिघलेंगे तो जो द्वीपीय देश हैं उनको ज़्यादा खतरा रहता है, क्योंकि उनके डूबने के चांस रहते हैं। बड़े बड़े जब ग्लेशियर
पिघलेंगे तो क्या होगा, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा। इससे क्या है जो है खतरा होगा। तो ये जो है मालदीव की प्रमुख समस्या थी, ये मैंने पिछले वीडियो में बताया था। और जलवायु परिवर्तन क्या था, ये जो मैंने अभी आपको बताया कि जब बड़े बड़े ग्लेशियर पिघलते हैं। तो ये जो है सुरक्षा का मुद्दा क्यों है, तो अभी आप लोग समझ ही गए होंगे सुरक्षा का मुद्दा क्यों है। क्योंकि यह संसाधनों पर तनाव बढ़ाता है। प्राकृतिक रूप से संसाधनों पर तनाव तो बढ़ाता ही है। जब आपके क्या है ग्लेशियर पिघलेंगे, समुद्र का जल स्तर बढ़ेगा, तो जो छोटे छोटे द्वीपीय देश है, बहुत सारे खूबसूरत द्वीपीय देश भी हैं, या कहीं ना कहीं कहें बहुत सारे खूबसूरत द्वीपीय लैंड है, तो क्या हो जाएंगे, डूबने लगेंगे। जो प्राकृतिक संसाधन है, पेड़ और बहुत सारी चीज़ें, उनको जो है क्या है घाटा हो जाएगा, डूब जाएंगी। और कृत्रिम कहें तो कोई अगर ऐसा जगह है, बिल्डिंग है, जैसे मुंबई हो गया, बहुत सारे शहर है, अगर वो डूब जाएंगे तो जो मानव द्वारा निर्मित कृत्रिम संसाधन है उन पर भी क्या है तनाव बढ़ेगा या उनको घाटा होगा, क्योंकि यह संसाधनों पर तनाव बढ़ाता है। तो इसलिए जलवायु परिवर्तन भी सुरक्षा का मुद्दा बन जाता है और यह बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आज के समय। चलिए आइए प्रश्न नंबर 181 को देखते हैं। वैश्वीकरण से रोजगार पर प्रभाव क्या पड़ा। वैश्वीकरण से ये आपके जो वैश्वीकरण चैप्टर है, वैश्वीकरण के परिणाम या वैश्वीकरण वाला जो चैप्टर है उससे ये जो है प्रश्न संबंधित है। तो वैश्वीकरण से रोजगार पर क्या प्रभाव पड़ा, नए अवसर बढ़े, लेकिन क्या है अस्थिरता भी बढ़ी। ये क्या है वैश्वीकरण से रोजगार पर जो प्रभाव है वो हुआ कि नए अवसर तो बढ़ गए, लेकिन जो है अस्थिरता कहीं ना कहीं क्या है बढ़ी। प्रश्न नंबर 182 है, आर्थिक वैश्वीकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। आर्थिक मतलब समझ ही रहे होंगे आप लोग। आर्थिक वैश्वीकरण का ये जो मुख्य उद्देश्य क्या है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को बढ़ावा देना। कि आर्थिक तौर पर क्या है वैश्वीकरण मतलब व्यापार जो है विश्व स्तर पर क्या है, तो जब आर्थिक वैश्वीकरण होगा, अर्थव्यवस्था बढ़ानी हो तो क्या होगा, व्यापार करना ही होगा। तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होगा ही कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है उसको बढ़ावा देना, आपस में एक दूसरे देश जो है क्या है ट्रेड करे जो है सामानों को लेकर, और भी बहुत सारी चीज़ें। तो इससे क्या होगा, आर्थिक वैश्वीकरण, किसी भी देश की इकोनॉमी बढ़ेगी और एक दूसरे के बीच संबंध भी बढ़ेंगे और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी। तो ये जो है आर्थिक वैश्वीकरण का उद्देश्य है मुख्य। प्रश्न नंबर 183 है, वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है। सांस्कृतिक विविधता में कमी। ये जो है वैश्वीकरण का जो सांस्कृतिक प्रभाव है वो है कि सांस्कृतिक विविधता में कमी। ध्यान रखिएगा वैश्वीकरण है, इसके प्रभाव भी हैं और दुष्प्रभाव भी हैं। ये जो है मैंने पिछले वीडियो में कुछ जो वीडियो है उसमें चर्चा किया हुआ है। तो वैश्वीकरण का सांस्कृतिक प्रभाव क्या है, सांस्कृतिक विविधता में कमी। प्रश्न नंबर 184 है, वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई। मैंने अभी आपको ऊपर बताया कि इसके प्रभाव भी और दुष्प्रभाव होंगे, तो देखिए दुष्प्रभाव में ही आ जाएगा। कई बार पूछ भी देता है कि वैश्वीकरण के जो है उससे क्या लाभ हुए हैं और क्या हानियां हैं वर्तमान में, उसके बारे में लिखें। तो ऐसे करके आ जाता है क्वेश्चन, तो ध्यान दीजिएगा इसको। तो वैश्वीकरण के कारण कौन सी समस्या उत्पन्न हुई, पर्यावरणीय असंतुलन। बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है पर्यावरणीय असंतुलन, इसीलिए क्योंकि जब वैश्वीकरण होने लगा, तेज़ी से उद्योगों का निर्माण होने लगा, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें आने लगीं, तो पर्यावरण जो थे उनके जो है क्या है धीरे धीरे मतलब शोषण होने लगे। जो पर्यावरण यानी कि जो प्राकृतिक चीज़ें थीं उनका भी यूज किए जाने लगा, तो इससे पर्यावरण असंतुलन होने लगा। जलवायु परिवर्तन भी उसी का एक परिणाम है, कहीं ना कहीं कहे वैश्वीकरण का ही। प्रश्न नंबर 185 है, भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों के आगमन का क्या प्रभाव पड़ा। बहुराष्ट्रीय मतलब बहुत से राष्ट्र मतलब देश, बहुत से राष्ट्र यानी बहुत से देशों की कंपनी जो है, आगमन माने आना। जब भारत में बहुत से देशों की कंपनी जो है क्या है जब भारत में आई तो क्या प्रभाव पड़ा, घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ा। ये क्या है वैश्वीकरण में जब भारत में बहुत से देशों की कंपनी जब आई, जब वैश्वीकरण धीरे धीरे होने लगा यानी कि ग्लोबलाइजेशन, तो क्या हुआ उससे भारत में जो घरेलू उद्योग थे उन पर दबाव बढ़ा। जैसे एग्जांपल चरखा वाला ले सकते हैं, पहले के ज़माने में लोग चरखा चलाते थे, अब बहुत ही कम देखने को मिलता है। और लघु उद्योग हो गया या कहें हस्त मतलब जो हस्तकला है, शिल्पकला है, ये सब बहुत कम अब रह गई है। तो इन देखेंगे कि बहुत जगह कम भी लगता है, सरकार बढ़ावा देती है, हालांकि कहीं ना कहीं अब ये मतलब बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो ये क्या है घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ा, क्योंकि बहुत सारी जो विदेशी कंपनियां, विदेशी दूसरे देशों की कंपनियां आएंगी तो अपनी टेक्नोलॉजी, अपनी चीज़ें, अपने मशीनों को लेकर आएंगी,
तो जो घरेलू उद्योग है उस पर दबाव बढ़ेगा। घरेलू उद्योग में जैसे एग्जाम्पल लें, अगर कोई घर का आदमी है या कोई भी है, कोई घर का परिवार है, वो क्या है दोने पत्तल का निर्माण कर रहा है, या कोई क्या है गरी दलीचा हो गया, या डल क्या हो गया उसको डलिया उलिया बोलते हैं, तमाम तरीके के बहुत सारे लघु उद्योग होते हैं उसको बना रहे हैं। तो जब बहुराष्ट्रीय कंपनियाँ आएंगी तो वो क्या होंगी, मशीन लेकर आएंगी। तो ये लोग अपने हाथ से, कारीगरी से, कला से बनाएंगे। तो एक मान लीजिए अगले दिन में लोग 100 या 150 भी बनाते हैं हाथ से, तो कंपनियां जो है मशीन लेकर आएंगी तो वो कितना बनाएंगी, मशीन रहेगा तो जाहिर सी बात है बहुत ढेर सारा बना देंगी। वो पता चला है कि एक दिन में 10,000, 15,000, 1-1 लाख तक भी बना सकती हैं। तो इसलिए क्या होगा कि जो घरेलू वाला है वो तो 100 ही बना रहा है, तो बिक्री ज़्यादा किसकी होगी, जो 1 लाख या 10,000 बना रहा है, क्योंकि उसके पास ज़्यादा होगा। इन लोगों का घरेलू उद्योग वाला कई बार देखते हैं इन लोग का कॉस्ट भी ज़्यादा लग जाता है, क्योंकि इन लोग का मेहनत बहुत रहता है जो हस्तकला होती है। तो इसीलिए घरेलू उद्योग के ऊपर दबाव बढ़ा। ठीक है, तो ये बहुराष्ट्रीय कंपनियों को आगमन का प्रभाव था कि इससे घरेलू उद्योगों पर दबाव बढ़ गया। प्रश्न नंबर 186 को देखते हैं, वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं को क्या लाभ हुआ। उपभोक्ता यानी कहीं ना कहीं हम ही लोग हो गए या ऐसे लोग जो उसका उपभोग कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं सामान को। तो उत्पादों की विविधता और गुणवत्ता के बारे में क्या है हमें पता चला कि जो उत्पाद है, कोई भी चीज़ हो गया, जैसे मान लीजिए ईयरफोन हो गया, वैश्वीकरण हो रहा है, ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, तो उसमें क्या है एक दूसरे से ट्रेड होगा। जैसे मान लीजिए 2 देश है, भारत हो गया और क्या होगा मान लीजिए जापान हो गया या चाइना हो गया। हम क्या है खाली चाइना से ही माल ले रहे हैं, तो चाइना से मान लीजिए ईयरफोन आया, एक ईयरफोन मिल रहा है 60 रुपये का, और पता चला पहले खाली मतलब किससे हम ले रहे थे, चाइना से ही। अगर ग्लोबलाइजेशन हो गया तो हम बहुत सारे इसका उद्देश्य था ऊपर अभी आप लोगों ने पढ़ा कि आर्थिक वैश्वीकरण से क्या मतलब तात्पर्य है। तो उसमें यही था कि मतलब वैश्विक स्तर पर क्या है व्यापार करना, व्यापार को बढ़ावा देना। तो मान लीजिए हम चाइना से ले रहे थे तो 60 रुपये पड़ रहा है, जब वैश्वीकरण हुआ, वैश्विक स्तर पर व्यापार को बढ़ावा देना है तो हम सभी देशों से करने लगेंगे। हम किससे, जापान से भी करेंगे, हम कोरिया से भी करेंगे, कोरिया के पास भी अच्छी खासी टेक्नोलॉजी है। तो इनसे जो सामान है वो पता चला 40 रुपये का ही ईयरफोन मिल जा रहा है। तो क्या है, तो जो जब मार्केट में आया इंडिया के, तो जो उपभोक्ता यानी कि हम लोग जो हैं यानी उसका यूज कर रहे हैं, तो वो कौन लेगा, तो हम लोग कौन सा वाला लेंगे, जाहिर सी बात है जापान वाला लेंगे, या जो कम प्राइस हो, चाहे चाइना का हो चाहे जापान का हो। तो ये क्या है वैश्वीकरण से उपभोक्ताओं के जो है क्या है इनको लाभ हो, क्योंकि मल्टीपल जो है क्या है कंपनियां आ जाती है, या कहें वैदेशिक स्तर पर या विश्व स्तर पर क्या है व्यापार होने लगता है, एक दूसरे के बीच बहुत सारी चीज़ें आती हैं। जैसे मोबाइल हो गया, इसका अच्छा खासा एग्जाम्पल है कि अब एक ही देश से लेंगे तो मतलब हो सकता है वो आपको ख़राब दे दे, जैसे चाइना मोबाइल इसका एग्जाम्पल है। बहुत सारे चाइनीज़ माल भी हो गया। तो ये जो है क्या है वैश्वीकरण के मतलब जैसे एग्जांपल हैं। तो मतलब एक ही चाइना माल आएगा तो उसे ख़राब भी हो सकते हैं। मतलब अगर वैश्वीकरण नहीं हुआ है तो मान लीजिए एक ही चाइना से सिर्फ आ रहा है, घाटा है, लेकिन अगर वैश्वीकरण हो गया, आर्थिक तौर पर बढ़ावा देना है, तो सभी देशों से ट्रेड होगा। तो जाहिर सी बात है सिर्फ चाइना तो मोबाइल बनाएगा नहीं, और भी बहुत सारे देश बनाएंगे। तो हम एक उपभोक्ता होने के नाते कौन से मोबाइल लेना पसंद करेंगे, जिसमें उत्पाद यानी कि वही मोबाइल हो गया या कोई भी उत्पाद, वो मोबाइल भी हो सकता है, खाने पीने वाली वस्तु भी हो सकती है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। ऐसा लेंगे जो क्या है उसकी विविधता और गुणवत्ता बढ़िया हो। अगर चाइनीज़ वाले की बढ़िया नहीं होगी तो हम जापान वाले का लेंगे, जापान का जो है लेंगे, और जापान वाले का बढ़िया नहीं होगा तो दूसरे का लेंगे। चलिए आइए 187 को देखते हैं, वैश्वीकरण का मुख्य कारक क्या है। वैश्वीकरण का मुख्य कारक है तकनीकी प्रगति। तकनीक के आधार पर क्या है प्रगति करना, यही क्या है वैश्वीकरण का मुख्य कारक है। तकनीक आप लोग समझ रहे होंगे, यही जो टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें हो गई। प्रश्न नंबर 188 हो गया, वैश्वीकरण के तहत किन क्षेत्रों में विकास हुआ। सेवा क्षेत्र और आईटी। आईटी मतलब आपका हो गया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान में इसके यानी कि हिंदी में कहें सूचना प्रौद्योगिकीकरण। तो इसके वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है भारत में, आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हिंदी में कहें सूचना प्रौद्योगिकीकरण मंत्रालय। तो इसके मंत्री कौन है भारत में, केंद्रीय मंत्री, उनके जो है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो सेवा क्षेत्र और आईटी ये क्या हो गया वैश्वीकरण के तहत जो है इन क्षेत्रों में ज़्यादा विकास हुआ है। आईटी भी इसी में तकनीक प्रगति में ही आ जाएगा।
तो सेवा क्षेत्र और आईटी क्या है, वैश्वीकरण के तहत जो है इन क्षेत्रों में विकास हुआ, इन ज़्यादा क्षेत्रों में, ठीक है, इनमें ज़्यादा विकास हुआ है सेवा क्षेत्र और आईटी, क्योंकि टेक्नोलॉजी का ही आज के समय दौर है। देख रहे हैं एआई, बहुत से सारी चीज़ें आ रही हैं। चलिए प्रश्न नंबर 189 को देखते हैं। वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभार्थी कौन है? तो कौन है? तो विकसित देश है। देखेंगे कि विकसित देश हैं शुरू से ही, क्योंकि ज़्यादातर में ये पृथ्वी हो गई, तो एक तरह से देखें तो पश्चिमी देश, यानी इधर ईस्ट हो गया, इधर आपका ईस्ट हो गया, इधर वेस्ट हो गया। तो शुरू से ही क्या है, जो पश्चिमी देश हैं वो अधिकतर में क्या है, विकसित हैं, कुछ अपवादों को छोड़कर ज़्यादातर में। तो ये जो टेक्नोलॉजी है, तकनीक में के मामले में हो गया, चाहे सेवा क्षेत्र और आईटी हो गया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इन सब चीज़ों में क्या है, जो विकसित देश हैं वो शुरू से ही आगे हैं। तो वैश्वीकरण का सबसे बड़ा लाभ भी किसे होगा? इन्हीं को ही होगा। देखेंगे भारत में हो गया, चाहे अधिकतर देश में, जो इधर पूर्वी देश हैं, बहुत सारी जो टेक्नोलॉजियाँ हैं वो ज़्यादातर में जो विकसित देश है यानी कि पश्चिमी देशों का है। इसीलिए भारत में क्या है, मेक इन इंडिया को अब बढ़ावा दिया जा रहा है शुरू से ही, मतलब कई साल लगभग हो गए हैं इसको जो है शुरू किए हैं। तो यही कहीं ना कहीं देन है, शुरू से क्या है, जो विकसित देश हैं उन्होंने टेक्नोलॉजी और क्या है, तकनीक, प्रगति, सेवा क्षेत्र और आईटी पर क्या है ज़्यादा ध्यान दिया, और इसीलिए क्या है, ये इसके सबसे बड़े लाभार्थी भी आज भी हैं। क्योंकि इनके पास ही जब टेक्नोलॉजियाँ रहेंगी और इन्हीं के पास रहेंगी, जब जाहिर सी बात है आपके पास जो है बनाएंगे आप, तो ज़्यादा बेचेंगे, ट्रेड करेंगे तो आप ही को फ़ायदा होगा। अगर आपके पास सबसे ज़्यादा पैसा है, ऐसे समझे सबसे ज़्यादा पैसा है और आप उस पैसे को बढ़ा रहे हैं, तो बाद में भी अगर जो आप नीचे वाले हैं तो लाभ भी किसको होगा? आप ही को होगा। वो अलग बात है कुछ पौधों को छोड़ कर के आपका पैसा डूब गया या घाटा में चला गया। तो इनके पास जो विकसित देश हैं, इनके पास शुरू से ही टेक्नोलॉजियाँ थी, चीज़ें थी निर्माण करने की, तो इन्होंने क्या है, हम जैसे देशों को क्या है, अपनी टेक्नोलॉजियाँ बेची। चाहे देखिए व्हाट्सअप हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, गूगल हो गया, चाहे आज के समय जो ChatGPT, AI जैसी चीज़ें आ रही हैं, तो ये भी क्या है, देख रहे हैं तो विकसित देश ही बना रहे हैं। जैसे अमेरिका हो गया या उधर ब्रिटेन वगैरह, और भी तमाम तरीके के देश हो गए हैं। तो चलिए प्रश्न नंबर 190 को देखते हैं, और ये लास्ट प्रश्न है। यहाँ तक आप लोग आ गए हैं तो पसंद आया तो एक बार लाइक करके शेयर जरूर कर दीजिएगा। वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय असमानता क्यों बढ़ी? क्योंकि विकास केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रहा। ये क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय असमानता है, ये इसके क्या है, कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज कहे हैं, मतलब वैश्वीकरण के कहीं ना कहीं दुष्प्रभाव देखे तो विकास केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक से तात्पर्य कहीं ना कहीं इससे जोड़ सकते हैं विकसित देश से। किससे? विकसित देश से। चुनिंदा क्षेत्रों तक मतलब क्या है, विकास हो रहा है। जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो संपूर्ण पृथ्वी में ज़्यादातर में विकास किधर हुआ? जो विकसित देश है एक चुनिंदा क्षेत्र, मान लीजिए जैसे इधर के हो गए पश्चिमी देश, लेकिन इधर जो पूर्वी देश हैं बहुत सारे उधर नहीं हो पाया। तो ये क्या है, चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रहा। अगर उन देशों के भी देश में जाए यानी अंदर जाएं, तो उनमें भी आप देखेंगे कि अगर वैश्वीकरण हुआ है तो क्षेत्रीय असमानता इस तरह है कि ज़्यादातर में विकास उधर ही हुआ है जहाँ पर क्या है, ज़्यादा शहरी जीवन है या ज़्यादातर में लोग रह रहे हैं, ज़्यादा जो है क्या जनसंख्या है। जैसे भारत में भी देख सकते हैं बहुत सारे जगहों पर अभी भी क्या है, इंटरनेट अभी भी नहीं पहुँच पाया वैश्वीकरण का। अगर देखें बहुत सी जगह पर अब तो हो गया है बहुत मतलब मायने में, लेकिन अगर अभी भी बहुत जगह नहीं हो पाया, इंटरनेट हो गया या टेक्नोलॉजी या ऐसे कोई सेवा क्षेत्र हो गए। तो भारत में भी ऐसे ही, न सिर्फ भारत में, बहुत सारे देशों में। तो यही जो है क्या है, वैश्वीकरण के कारण क्षेत्रीय असमानता है, क्योंकि विकास केवल चुनिंदा क्षेत्रों तक सीमित रह जाता है या रहा। ठीक है, रह जाता है नहीं, हो सकता है इन फ्यूचर लोग और ज़्यादा डेवलप कर लें तो रहा, ये हम बोल सकते हैं कि कुछ सीमित क्षेत्रों तक। अगर पूरी पृथ्वी में देखेंगे तो एग्जाम्पल है सीमित क्षेत्रों में, जैसे कह सकते हैं आप कि मतलब जैसे इधर आपका हो गया, क्या हो गया, उधर यूरोप के कुछ कंट्री हो गए, और इधर आपके जो अमेरिका वगैरह इधर के हो गए, कुछ ये चुनिंदा क्षेत्र ही हैं, कुछ ही गिने चुने देश तक क्या है वैश्वीकरण हुआ। बहुत सारे देशों में उसमें नहीं भी हुआ है, मतलब कुछ अपवादों को छोड़कर। और इधर आपका अगर अंदर जाएंगे, देश के अंदर जाएंगे, तो भारत को सबसे बढ़िया आप समझ सकते हैं कि वैश्वीकरण में जो वैश्वीकरण में जो विकास होना चाहिए, जो सेवा
मिलने चाहिए वो भारत में बहुत से जगहों पर गांव हो गए या बहुत सारी जगहों पर चीज़ें नहीं मिले। जैसे आईटी में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आ गया, टेक्नोलॉजी से संबंधित चीज़ें अभी भी गाँवों तक नहीं पहुँची है, सेवा क्षेत्र नहीं पहुँचे हैं, ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें क्या हैं नहीं पहुँची हैं। तो ये क्या है, क्षेत्रीय असमानता को दर्शाता है। तो यही इसका जो क्या है आंसर था। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों ने अंत तक वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह आप लोगों ने टोटल 190 क्या है 190 आप लोगों ने अति लघु प्रश्न कंप्लीट किया कक्षा 12 के नागरिक शास्त्र के लिए, और ये 2025 में होने वाले आपके बोर्ड एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगा। 190 इसलिए कि अगर पुराने वाले जो देख रहे होंगे वो 190 कंप्लीट करने होंगे, अगर वो पार्ट वाइज देख रहे हैं। नए वाले 20 कंप्लीट किए हैं, तो आप पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को देखने के बाद पुराने वीडियो जो हैं उनको देख लीजिएगा। तो अंत तक देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक और लास्ट पार्ट के साथ मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।